तो देखो मैंने आप लोगों को बोला था आज अपनी रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म हो जाएगी। लास्ट टॉपिक चल रहा है जिसका नाम है अपना घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव। इंग्लिश में लिखना आइसोटोप इफेक्ट ऑन रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। सबसे पहले तो मुझे यही बताओ कि आइसोटोप्स होते क्या है, हिंदी वाले बताओ कि समस्थानिक होते क्या है। तो देखना समस्थानिक उनको नहीं कहती क्या, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान हो, ऐसे बोलते हैं ना, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान है, जिसे जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। परमाणु क्रमांक तो समान होता है, लेकिन उनका जो द्रव्यमान होता है, एटॉमिक मास होता है, यानी कि ए की जो वैल्यू होती है, एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होता है। यानी कि डिफरेंट को हिंदी में लिख लेना, डिफरेंट होता है, मैं डिफरेंट ही लिख रही हूँ, डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, कि आइसोटोप्स वो होते हैं आपके जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होंगे, लेकिन आपका एटॉमिक मास जो होता है वो डिफरेंट होगा। n+p की जो वैल्यू होगी वो डिफरेंट होगी। परमाणु क्रमांक प्रोटॉन की संख्या से लिखते हैं और a आप n+p से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग पढ़ते थे हाइड्रोजन के समस्थानिक 1h1, 1h2 और 1h3, क्या क्या नाम थे इनके? इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन, इसको बोलते थे ड्यूटीरियम और इसको बोलते थे आप लोग ट्राइटियम। याद है ना? यहाँ देखना, इसको देखो फर्स्ट वाले में सबसे पहले यहाँ मैं प्रोटॉन, यहाँ जेड लिख रही हूँ, जेड देखो तीनों में एक है। ये वाला जो होता है इस तरीके से तो होता है ZaN+P, या फिर बोलो ZA मत बोलो, फिर ए बोलोगे तो फिर वो एटॉमिक मास से मिक्स हो जाएगा, X लिख दो, XA। ठीक है, यानी कि यहाँ जो लिखा होता है वो परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ जो लिखा होता है वो एटॉमिक मास या N+P का मान होता है। तो यहाँ देखो सबका एक है, एक एक लिख दिया। ए की वैल्यू देखना, फर्स्ट वाले के लिए 1 है, सेकंड वाले के लिए 2 है और थर्ड वाले के लिए 3 है। परमाणु क्रमांक सेम, एटॉमिक मास अलग अलग, ये तीनों एक दूसरे के समस्थानिक हो गए। ठीक है, समस्थानिक होने से फर्क क्या पड़ा बताना? क्या इन तीनों के लिए यदि मैं μH, μD और μT की बात करूं, यानी कि समानित द्रव्यमान की बात करूं, तो क्या ये तीनों के लिए सेम होंगे? यदि कोई फॉर्मूला भूल गया हो सामान्य द्रव्यमान का तो लिख लेना, μ = m1m2/m1 + m2। बताना भाई। यदि मैं बात करूं HCl, क्या आप यहाँ कह रहे होंगे दूसरा तो है ही नहीं, लो भाई दूसरा भी दे दिया आपको, दूसरा जो M2 जिसका लेना है आपको। यदि मैं इस तरीके से बात करूं, है ना, और इसे नाम दे दूं A, इसे नाम दे दूं B, यहाँ ABC लिख लो, B और इसे C नाम दे दूं, तो क्या तीनों के लिए सामान्य द्रव्यमान का मान समान आएगा क्या? बेशक तीनों के लिए M2 अलग है पर M1 तीनों के लिए डिफरेंट है, यानी कि सामान्य द्रव्यमान समान नहीं होगा। इतना तो आपको क्लियर हो गया कि मैम यहाँ आप आइसोटोप की बात कर रहे हो तो जरूर सामान्य द्रव्यमान यहाँ चेंज हुआ होगा, पर आप ये बताओ कि सामान्य द्रव्यमान बदलने से मेरे रोटेशनल स्पेक्ट्रा पे क्या फर्क पड़ रहा है। तो भाई मैं आपसे ये बोलूंगी, आप एक बार मुझे ये बताओ, आपका आंसर दूं, क्या सामान्य द्रव्यमान म्यू जो है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी के किसी फॉर्मूले में आता है क्या? बताओ। जब तक मैं ये रिमूव करूं तब तक आप लोग एक बार याद करो कि क्या किसी भी फॉर्मूले में रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने म्यू को देखा है क्या? म्यू लिख रहा हो कहीं पे, सामान्य द्रव्यमान लिख रहा हो, आया याद? जिनको नहीं आया याद वो सामने देखना एक बार। एनर्जी थी आपके पास BJ+1, और इस B का मान क्या था भाई? ये था B का मान था, I क्या था? पुट करना इस I की वैल्यू को यहाँ, देखना होगा एक दूसरे से संबंध। आगे सामान्य द्रव्यमान इस इक्वेशन में देखना, ये इक्वेशन आपको क्या कह रही है? पहले तो यहाँ देखो, एक इक्वेशन कह रही है कि म्यू बढ़ेगा तो I बढ़ेगा, कह रही है यदि म्यू बढ़ेगा तो I बढ़ेगा। इसका मतलब मैं यहाँ से ये चीज बोल सकती हूँ कि I जो है यानी कि जड़त्व आघूर्ण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके सामान्य द्रव्यमान के। एक चीज तो आपकी ये हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखो इस वाली इक्वेशन में, देखो इस वाली इक्वेशन में क्या ये नहीं है कि I बढ़ेगा तो B कम होगा, I बढ़ेगा
तो बी कम होगा क्योंकि यहाँ से बी और आई एक दूसरे के इन्वर्सल में है ना, तो यहाँ से ये चीज़ आई बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/i। भाई मैम ये भी क्लियर है, ठीक है। यहाँ से देखो, यहाँ से एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी की है कि नहीं, बी बढ़ेगा तो एनर्जी भी बढ़ेगी, क्योंकि ये तो नंबर है सिंपल, और पॉजिटिव नंबर होते हैं तो हमेशा बढ़ के ही आएगा आपका मान। बी बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है मैम, ये बात भी क्लियर है। इस वाली इक्वेशन में आओ, यहाँ बी और म्यू देखो, म्यू को बढ़ेगा, यदि यहाँ पे नीचे म्यू की वैल्यू बढ़ेगी तो बी कम होगा, बिल्कुल होगा मैम, ये भी बात क्लियर है। इतनी सारी चीज़ों को हम अलग अलग पढ़ें, क्यों ना हम सबके लिए एक ही फॉर्मूला बना लें। देखो किस तरीके से, पहले इस वाली इक्वेशन को देखो, यहाँ से आया ई जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल नहीं है मैम। अब यहाँ पे आ जाओ कि बी जो है, ई तो बी के प्रोपोर्शनल है पर बी आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, बी आई के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, साथ में बी जो है वो म्यू के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो लिखो बी जो है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। सबको बातें क्लियर हैं। यहाँ देखना क्या हो गया कि जैसे जैसे सामान्य द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे सामान्य द्रव्यमान का मान बढ़ेगा, एनर्जी का मान कम होता चला जाएगा। यदि मैं केवल इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को लूँ तो यहाँ से मेरी ये चीज़ आई कि नहीं आई, आई ना, ठीक है। ये प्रभाव होता है आइसोटोप्स का समस्थान, आइसोटोप का रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में। देखो इसका यदि मैं आपको एग्जांपल लूँ, HCl और DCl वाला एग्जांपल ही ले रही हूँ मैं आपको, क्या होगा यहाँ पे देखना एक बार। मैंने एक बार HCl के लिए स्टडी की और एक बार मैंने DCl के लिए स्टडी की, क्या हुआ देखना, HCl का सामान्य द्रव्यमान μ1 मान लिया और इसका मान लिया मैंने μ2। यहाँ देखना μ1 जो है, μ1 बड़ा होगा कि μ2 बड़ा होगा, आप लोग बताएं। ऑफ कोर्स क्या बड़ा होगा आपका, μ2 बड़ा होगा, ठीक है। भरोसा ना हो तो करके देख लेना। यहाँ μ1 के लिए आप लिखोगे ये चीज़, ये तो लिखोगे μ1 के लिए, और μ2 के लिए आप लोग लिखोगे, ठीक है, ये हो गया 35/36 और ये हो गया आपका 70/36। कौन बड़ा है, दूसरा बड़ा है ना, तो μ2 बड़ा हो गया आपका किससे, μ1 से, ठीक है। मैं μ2 बड़ा हो गया μ1 से, इसका मतलब E1 बड़ा हो गया E2 से, यानी कि क्या हुआ यहाँ पे रोटेशनल लेवल में यदि एनर्जीज की बात करें तो इसकी एनर्जी ज़्यादा आएगी इसकी एनर्जी से। बात क्लियर है, एनर्जी का फॉर्मूला तो वही रहेगा BJ+1। यहाँ से देखो फर्क क्या पड़ने वाला है आपको, मैं फर्क बताऊं। यदि इस चीज को अभी रुको, इस चीज को अभी ऐसी रहने दो, एनर्जी से पहले भी आप लोग बी की बात करो, बी की, B1 जो होगा वो बड़ा हो जाएगा B2 के लिए, यानी इसके लिए जो रोटेशनल कांस्टेंट की मान होगी वो DCl से बड़ी हो जाएगी, और अब लिखना एनर्जी बड़ी हो जाएगी E2 से। देखो यहाँ पे हुआ क्या, मैम मैथमेटिकली तो समझ में आ गया, आप ये बताओ स्पेक्ट्रल लाइन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। तो देखो भाई क्या फर्क पड़ेगा, इसके लिए स्पेक्ट्रल लाइंस बना दी मैंने, ये स्पेक्ट्रल लाइन है, पहली लाइन 2B पर मिल रही है, दूसरी लाइन मुझे 4B पर मिल रही है, थर्ड लाइन 6B पर मिल रही है, फोर्थ लाइन 8B पर मिल रही है और फिफ्थ लाइन 10B पर मिल रही है, सो ऑन, इस तरीके से चलता जा रहा है। ये ब्लैक वाला जो है ये आपका HCl का है, ठीक है, ब्लैक वाला जो है आपका HCl का है। अच्छा मैं से BB क्यों लिखूंगा, मैं B1 लिख दूँ इसको, आपको समझाने के लिए B1 लिख देती हूँ इसे मैं, ठीक है। अब देखना यहाँ पे DCl के लिए एनर्जी तो अभी भी वही रहेगी, मतलब जो लाइंस मिलेंगी वो मिलेंगी 2B, 4B, 6B, 8B, 10B, पर इस बार B2 हो गया, ठीक है। और B2 कम है किससे, B1 से, इसका मतलब जो लाइन मुझे यहाँ मिल रही थी वो थोड़ा पहले मिलने लग जाएगी कि नहीं मिलने लग जाएगी, जो लाइन मुझे यहाँ मिलनी चाहिए थी वो लाइन थोड़ी पहले मिलने लग जाएगी। सेम यहाँ होगा, आपको थोड़ी पहले लाइन मिलने लग जाएगी, सेम यहाँ होगा, आपको इस तरीके से मिलने लग जाएंगी, ठीक है। क्लियर है आपको,
आपको जब बुक्स में है ना ये B2 B1 नहीं देता, वो सिंपल करके देता है 2B ये 1 2 कुछ भी करके नहीं देता, बस आपको है ना ये बीच के गैपों को बढ़ाता हुआ चला जाता है, बीच के गैपों को बढ़ाता हुआ चला जाता है। पहले तो मुझे ये बताओ, आपको यहाँ पे ये क्लियर है ना कि जैसे आपका सामान्य द्रव्यमान बढ़ा तो आपको लाइन जो है वो पहले की तुलना में मतलब कम दूरी पर ही मिलती चली जाएंगी आपको, ठीक है। जो लाइन आपको इतनी दूरी पर मिलनी थी अब वो आपको यहाँ पे मिल गई। गैप तो अभी भी अब देखो यहाँ पे देखो हुआ क्या है, ये इतना गैप कैसे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं दो रेड के बीच में बात करूं तो ये गैप अभी भी 2b है, दो रेड के बीच में बात करूं तो स्पेक्ट्रल लाइंस के बीच का गैप अभी भी 2b है, ठीक है। और ब्लैक लाइंस के बीच का गैप तो 2b था ही अपना, ठीक है। इनमें से इनको माइनस कर देना। यहाँ पे ये जो दूरी मैंने बढ़ाई है ब्लैक और रेड के बीच की दूरी, ये देखो यहाँ, फिर यहाँ देखो और यहाँ देखो, और इसको यदि थोड़ा सा यहाँ, ब्लैक और रेड के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। भाई ऐसा क्या हो रहा है आपको, देखो इसके एग्जांपल के लिए आप लोग दिमाग में बैठाओ, आपके पास दो सीढ़ियां हैं ऊपर चढ़ने के लिए, जो नसैनियां जिनको आप लोग बोलते हो, दो नसैनियां हैं, ठीक है। आपने एग्जांपल ले लिया, आपके पास दो सीढ़ियां हैं, दो लैडर्स हैं, पहली हो गई आपकी ये, ठीक है। इसमें मैंने बना दिए इसके ऊपर चढ़ने के, ये है सिस्टम, ये 2b हो गया, ये 4b हो गया, ये 6b पर है, 8b पर है, 10b पर है। ये पहली वाली सीढ़ी है वो HCl की है, ठीक है। अब मैंने इस पे दूसरी सीढ़ी टिका के रखी, दूसरी सीढ़ी को भी टिका के रखा, पर उसको थोड़ा नीचे से टिका के रखा है मैंने, ठीक है। इसका मतलब आप मान लो कि इस बार मेरा 2b को यहाँ से शुरू करो नीचे से, अपनी पहली लाइन ये थी ना, क्या कर दिया ये इस तरीके से हो गया, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे DCl की सीढ़ी भी टिका दी भाई, DCl की जब मैंने सीढ़ी टिकाई है तो वो थोड़ा मैंने नीचे से टिकाई है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये गैप आ गया आपका, ठीक है। जब आप सीढ़ी को यहाँ पे इतना गैप आ गया तो ये गैप यहाँ पे भी बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उतना ही गैप बढ़ेगा, सेम यहाँ पे देखो, यहाँ भी। अब पहले तो ये देखो यहाँ पे दोनों थी तो सेम दूरी पर, थी तो दोनों सेम दूरी पर जब मैंने इनको दीवार के सहारे टिकाया ना, जब मैंने इनको दीवार के सहारे टिकाया तो मैंने एक के ऊपर एक को नहीं रखा, इसको थोड़ा सा मैंने इस तरीके से करके रखा है, इसको थोड़ा सा मैंने यहाँ से सेट करके रखा है। तो बताना भाई ये ब्लैक और रेड लाइन आपको सेम दूरी पर दिखाई देंगी कि हर बार दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी, हर बार दूरी बढ़ती हुई जाएगी ना। आप लोग एक बार घर पे ऐसे करके भी देख लेना, जब भी आप ऐसे रखोगे ना तो पहले दो पायों के नीचे तो दूरी कम होगी, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे ना दोनों पायों के बीच की दूरी बढ़ती हुई चली जाएगी। तो सेम केस यहाँ पर हुआ है, बात क्लियर है। ये आपका घूर्णन स्पेक्ट्रा पर समस्थानिक का प्रभाव खत्म हो गया। ये चीज बुक में नहीं है तो आप लोग एक बार नोट डाउन कर लेना, ठीक है। ये रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी यहाँ पे खत्म हो गई। देखो यहाँ पे ना आपका एक टॉपिक रह गया था, स्वतंत्रताओं की कोटि, जो आपका मेन क्वेश्चन भी है। तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी शुरू करें उससे पहले हम लोग स्वतंत्रता की कोटि का टॉपिक भी कंप्लीट कर लेते हैं, इंग्लिश में जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई ना, ना है तो आप लोग वैल्यू दे देना, ये 2b, रेड वाले को रेड ही वैल्यू दो, ये 2b 4b 6b 8b और 10b, और ये आपका हो गया 2b 4b 6b 8b और 10b। इस तरीके से देखो ये गैप जो है, ये वाला गैप मैं बात कर रही हूँ, ये वाला जो गैप है ये आपका बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ ये 2b नीचे कम हो गया, 2b नीचे कम हो गया तो अब ये 4b जो है मुझे 4b प्लस 2b यानी 6b पर दिखाई देगा। मतलब ये वाली जो दूरी है इसके सापेक्ष में 6b पर दिखाई देगी कि नहीं देगी, देगी। सेम यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और नीचे आ गया, इस तरीके से वैल्यू आपकी बढ़ती हुई जाएगी। और नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालना स्वतंत्रता की कोटि, स्वतंत्रता की कोटि, इंग्लिश में लिखना डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम।
क्या होती हैं ये चीजें, देखो देखो, जैसे आपके घर तक पहुंचने के लिए कोई एड्रेस होता है, स्कूल वाले कॉलेज वाले आपको फोन करें आपके पेरेंट्स को कि साहब आपके घर का पता दो, हमें आपके घर पे आना है, आपके बच्चे के बारे में बात करनी है, तो आपके पापा या मम्मी क्या बोलेंगे कि साहब इस पते पर इस गली में से और ऐसे ऐसे आ जाना, आप लोग पहुंच जाओगे, ऐसे कहते हो ना। इसी प्रकार से किसी भी अणु की स्थिति को बताने के लिए जिन भी वेरिएबल्स का यूज किया जाता है उन्हें बोलते हैं अपन लोग स्वतंत्रता की कोटि। बात क्लियर है? जैसे आपका घर का एड्रेस होता है, इसी तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम अणुओं की क्या होती है, एड्रेस होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप मान लो आपके पास 1D में है कोई मॉलिक्यूल, ठीक है, केवल एक ही डायरेक्शन में है, केवल एक परमाणु अणु है आपके पास, ठीक है, या तो ये x डायरेक्शन में मूव करेगा, x डायरेक्शन में आएगा जाएगा, या ये y डायरेक्शन में ही आएगा, या ये z डायरेक्शन में जाएगा। तो जब इससे पूछेंगे कि भाई तू कहाँ कहाँ जा सकता है, तो बोलेगा कि मैं या तो x डायरेक्शन में ही जा सकता हूँ, या y डायरेक्शन में ही जा सकता हूँ, या z डायरेक्शन में ही जा सकता हूँ। तो हम कहेंगे अच्छा इसका मतलब तेरा एड्रेस यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई। डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो गई, 3 हो गई। बात क्लियर है? ये जो अपनी स्थान से जाके दूसरी जगह पे जा रहा है ना, इस मोशन को अपन लोग बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। पढ़ के भी आए थे हम लोग इसमें बॉर्न ओपेनहीमर में, ट्रांसलेशनल मोशन। और डिग्री ऑफ फ्रीडम के केस में से बोलेंगे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। ये हर किसी के लिए 3 होंगी, चाहे आपका एक परमाणविक अणु हो, चाहे द्विपरमाणविक हो या त्रिपरमाणविक हो, कितना भी परमाणविक हो, वो या तो x डायरेक्शन में जा सकता है, या वो y डायरेक्शन में जा सकता है, या फिर वो z डायरेक्शन में जा सकता है। 3 डायरेक्शन ही होंगी, 3 के अलावा चौथी डायरेक्शन आप लोगों ने पढ़ी है क्या? इसका मतलब ट्रांसलेशनल मोशन के लिए हमेशा डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 रहेगी। अब मैंने कहा कि नहीं भाई मेरा जो है एक परमाणविक नहीं है, द्विपरमाणविक है। मेरा जो अणु है वो एक परमाणविक ना होके कैसा है, मतलब मोनोएटॉमिक गैस ना होके डायएटॉमिक गैस है मेरे पास, इस तरीके से है। तो वो ट्रांसलेशनल मोशन तो करेगा, साथ में वो घूम सकता है कि नहीं घूम सकता, बताओ? ट्रांसलेशनल मोशन यानी यहाँ से उठ के यहाँ भी जा सकता है, y डायरेक्शन में भी जा सकता है, z डायरेक्शन में भी जा सकता है, पर ये रोटेशन भी तो कर सकता है। रिजिड रोटेटर में पढ़ के आए थे आप ये चीज, ठीक है। अब ये रोटेशन वाली चीज जो होती है ना, इसमें आपको केसेस बन जाते हैं कि आपका रेखिक अणु है तो कितनी रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी, और यदि आपका अरेखिक अणु यानी नॉन लीनियर है तो कितनी आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी। देखो यहाँ पे ये चीज सीख लो, जब ये सारी चीजें सीख लोगे ना तो मैं आपको एक चार्ट बनवा दूंगी, फिर आपको बस वो चार्ट याद करना है लाइफ टाइम। एक बार यहाँ सीख लो, यदि आपका द्विपरमाणविक अणु रेखीय है, द्विपरमाणविक अणु रेखीय है, और इंग्लिश वाले लिखना लीनियर है और अरेखीय है, 2 स्थितियां आपके पास यहाँ बनेंगी, यानी कि नॉन लीनियर है। आप लोगों में से किसी को याद होगा कि रोटेशन के लिए ये काम किसके लिए कर रहे हैं अपन, रोटेशन के लिए। ट्रांसलेशनल तो यहाँ भी 3 है, ट्रांसलेशनल वाली तो यहाँ भी 3 है, तीनों डायरेक्शन में जा सकता है। बात हो रही है रोटेशन की, 2 और 3। कैसे आते हैं ये 2 और 3? चलो देखो आज ये चीजें सीख भी जाओ आप लोग। ये मैंने बोला कि मेरा जो द्विपरमाणविक अणु है रेखीय आकृति लीनियर आकृति में है, ये x डायरेक्शन में है, ये मेरा x एक्सिस पर पड़ा हुआ है। अब मुझे ये बताना कि रोटेशन जो होते हैं उसी एक्सिस पर होते हैं कि उस एक्सिस के लंबवत होते हैं, यानी कि उसी अक्ष पर होंगे या उसी अक्ष के लंबवत होंगे। ये मेरा परमाणु है और यही इसकी एक्सिस है। क्या मैं सिर्फ यहीं पे घुमा दूंगी, आप बोलोगे मैम ये आप घुमा तो रहे हो, पता ना भाई इसकी एक्सिस कौन सी है, किस एक्सिस के लंबवत घूम रहा है। अब इस टाइम ये इस वाली एक्सिस के लंबवत घूम रहा है ये, ठीक है। तो घूमता जो है वो अपनी एक्सिस पर नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर एक्सिस पर नहीं घूमता, यानी कि जिस एक्सिस पर वो पड़ा हुआ है उस एक्सिस यानी कि अक्ष को बोलते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, यानी कि अंतरा नाभिकीय अक्ष, ठीक है। यानी कि उस अक्ष पे नहीं घूमेगा, उस अक्ष के लंबवत वो घूमेगा। और एक्सिस अक्ष के लंबवत, भाई सही कर लेना इसको, कितनी डायरेक्शन है इस अक्ष के लंबवत, कितनी डायरेक्शन है, या तो y
या जेड है। यानी कि यदि आपका कोई रेखिक अणु है, लीनियर अणु है, या तो वो वाई डायरेक्शन के सापेक्ष रोटेशन करेगा या वो जेड डायरेक्शन के सापेक्ष रोटेशन करेगा। बात क्लियर है? यदि ये इस तरीके से पड़ा हुआ है तो इसकी वाई डायरेक्शन ये हो गई, या तो इस वाई डायरेक्शन के लंबवत घूमेगा, और यदि मैं जेड डायरेक्शन इसको मानूं तो या फिर वो इस डायरेक्शन के सापेक्ष यूं तल में घूमेगा। ठीक है, बात क्लियर है? इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अपन रेखिक अणु के लिए केवल 2 ही रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। बाई चांस आपका आरेखिक अणु है तो आरेखिक अणु आपका कोई भी इस तरीके से अक्ष पे फिक्स कर नहीं सकते, नहीं कर सकते ना। मान लिया इस तरीके से मेरा कोई आरेखिक अणु है, ये अमोनिया है इस तरीके से, तो अब ये जो है ये एक्स अक्ष पर भी घूम सकता है, वाई पर भी रोटेशन कर सकता है, जेड पर भी रोटेशन कर सकता है। लंबवत अक्ष चाहिए ना मुझे तो, और ये तो किसी अक्ष पे फिक्स है ही नहीं, इसके लिए तो तीनों ही अक्ष लंबवत काम करेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि आरेखिक अणु के लिए कितनी रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3 होती हैं। अच्छा, अब मुझे ये बताना, केवल यहाँ पर अपनी गैसेस की बात हो रही है तो गैसेस में केवल रोटेशन ही होंगे क्या, वाइब्रेशन नहीं होंगे? गैस तो एक ऐसा एग्जांपल होता है जहाँ तीनों ही तरीके की मोशंस होती हैं। अब आपको बात करनी है कि मेरे पास वाइब्रेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगी। तो देखो क्या करना, आप यहाँ पे आप एक चीज नोट करना। अब यहाँ पे आप लोग चार्ट फॉर्म बनाना स्टार्ट कर दो, वहीं पर आपको मैं बताती हूँ कि वाइब्रेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती हैं। आप लोग लिखना, मेरे पास n परमाणविक, यदि मेरा जो अणु है, यदि मेरा अणु n परमाणविक है, ठीक है, फिक्स नहीं है, n परमाणविक कर दिए, कितने भी हो सकते हैं, तो उसके पास जो कुल स्वतंत्रता की कोटियां होंगी, टोटल कुल, मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम को D.O.F से लिख रही हूँ, ठीक है। D.O.F का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है आपके पास 3 × n के बराबर। बात क्लियर है? यदि n परमाणविक अणु है तो टोटल ट्रांसलेशनल, रोटेशनल और वाइब्रेशन कुल मिला के आपके पास कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम आएंगी? 3n के बराबर आएंगी। ठीक है, इनमें से स्थानांतरण वाली डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्थानांतरण की डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इंग्लिश में लिख लेना, ट्रांसलेशन, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन। एक क्या बताया था मैंने, कितने भी परमाणविक गैस हो हमेशा 3 ही रहेंगी, केवल 3 ही अक्षों के सापेक्ष वो घूम सकता है, तफरी मार सकता है, और किसी एक्सेस तो होती नहीं है। दूसरा लिखना, आपके पास रोटेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम, देखो इसकी अच्छी सी जो हिंदी है वो मैं आपको बता दूं। अच्छी सी हिंदी बुक में भी नहीं दे रखी, यहाँ देखो, स्वतंत्र अपन का कौन सा चल रहा है, घूर्णन की स्वतंत्रता की कोटि, इंग्लिश में लिख लेना, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ रोटेशन, डिग्री, इसको रोटेशन लिख लेना, ठीक है। इसमें आपको 2 बनाने हैं, 2 पार्ट, कौन कौन से, एक रेखिक, यदि आपका अणु रेखीय है यानी कि लीनियर है, दूसरा आपको बनाना है अरेखीय यानी नॉन लीनियर। अब यहाँ पे आपको मैम हर एक अणु की मुझे शेप भी बताओ, तो भाई उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन सीख लेना। हाइब्रिडाइजेशन से ही आपको काफ़ी सारे अणुओं की जो आकृति है कि रेखिक होगी या अरेखिक होगी, वो काफ़ी हद तक आपको हाइब्रिडाइजेशन बता सकता है। तो यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन क्लियर तो करेंगे नहीं, वो तो आपका बात का टॉपिक हो जाता है, पूरी अलग से टॉपिक होती है। तो देखिए, रेखिक के लिए आपने पढ़ा था 2 और अरेखिक के लिए आपने पढ़ा था 3। अब अगला डालना, कंपन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम या वाइब्रेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे भी आपके 2 हिस्से हो जाएंगे, एक रेखिक के लिए और एक अरेखिक के लिए। रेखीय लिखना, रेखिक भी नहीं, रेखीय लिखना, रेखीय अणु यानी कि लीनियर, और दूसरा लिखना अरेखीय यानी कि नॉन लीनियर। देखना भाई, पहले केवल रेखीय की बात करते हैं। रेखीय में 3 तो ट्रांसलेशनल हो गए, 2 रोटेशनल हो गए, ठीक है, ये ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल हो गया। मुझे वाइब्रेशन चाहिए, देखना 3n बराबर, टोटल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम थी 3n में क्या क्या था,
ट्रांसलेशनल, रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, तो यहाँ से वाइब्रेशनल कितना हो जाएगा 3n माइनस टी प्लस आर, ठीक है। और रेखिक के लिए t प्लस आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई, तो वहाँ पे आंसर कितना आएगा 3n माइनस 5। और यदि आरेखिक की बात करें तो आरेखिक के केस में 3 ट्रांसलेशनल 3 ही रोटेशनल, यानी t प्लस आर की वैल्यू ओवरऑल 6 हो गई, तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3n माइनस 6, तो लिख देना यहाँ पे आपके पास कितनी आएगी 3n माइनस 6। क्लियर है। अब मैं आपको एक दो एग्जाम्पल दे रही हूँ, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको घर से करने के लिए दूंगी, उनको आप करना, ठीक है। ये फॉर्मूले देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके क्वेश्चंस, फॉर्मूले तो आपको सामने होने चाहिए, नहीं तो याद नहीं रहेगा आपको। देखो पहला एग्जांपल जो मैंने आपको लिया है वो लेती हूँ मैं आपको हीलियम का, हीलियम भी छोड़ो H2 को लेती हूँ। H2 गैस होती है ना, द्विपरमाणविक गैस होती है, चाहे चलो हीलियम ले लो, एक परमाणविक सॉल्व कर लो पहले। हीलियम आपकी एक परमाणविक गैस होती है, तो इसमें केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन ही पाया जाएगा, रोटेशन के सापेक्ष करेगा है, एक ही तो वो अणु है, केवल एक ही तो वो अणु है भाई, क्या रोटेशन करेगा वो तो बस एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हो गई, इससे निकालना चाहो तो कर देना। टोटल हीलियम में n की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होंगी 3 इंटू 1 3 हो गई, और ये 3 तो आपकी कितनी स्थानांतरण होती है। एक काम करना, जब मैं आप क्वेश्चन करो ना तो घर पे एक टेबल बना लेना, मैं साफ कर रही हूँ, आप लोग तो इसको बार बार देख भी सकते हो। आप लोगों को कैसी टेबल बनानी है, देखो यहाँ पे तो आपको एग्जाम्पल लिखना है जो मैं आपको दूंगी, परमाणु या अणु, ठीक है। दूसरी टेबल में आपको n लिखना है कि कितने वो परमाणुविक अणु या परमाणु है। तीसरी में आपको 3n की वैल्यू लिखनी है, यानी कि टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास कितनी आएंगी। फोर्थ में आपको ट्रांसलेशनल वाले लिखनी है, फिफ्थ कॉलम में आपको रोटेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम लिखनी है, और लास्ट के कॉलम में आपको वाइब्रेशन वाला करना है। तो मैंने आपको सबसे पहले एग्जांपल दिया हीलियम का, 1 हो गया, टोटल 3 इंटू 1 बराबर 3 हो गया, इसमें से ट्रांसलेशनल 3, रोटेशनल और वाइब्रेशनल 0, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लो, H2 में इनकी वैल्यू कितनी हो गई 2, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 इंटू 6 कितने हो गए 6, ट्रांसलेशनल तो सबके लिए 3 ही होनी है, 3 हो गई। अच्छा H2 आपका रेखिक होता है, क्या रेखिक होता है, ये आपका रेखिक होता है, ठीक है। इसी तरीके से तो बनाते हो आप, रेखिक हो गया तो रोटेशन की कितनी हो जाएंगी 2 हो जाएंगी, वाइब्रेशन की कैसे निकालोगे 6 माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। बात क्लियर है। अगले एग्जांपल पे आओ, H2 आपका नॉन लीनियर होता है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है, इस तरीके से इसकी शेप होती है, और इसमें 2 लॉन पेयर होते हैं। शेप में लॉन पेयर शामिल नहीं करते, पर लॉन पेयर आपकी शेप को प्रभावित कर सकते हैं। इसकी आप बोलते हैं ना ये वी शेप का होता है, ये वी शेप का होता है, ठीक है। तो ये नॉन लीनियर हो गया। इसमें टोटल परमाणु कितने हैं 3, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी 9 में से 3 क्या होंगे आपके ट्रांसलेशन हो जाएगी। नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर के लिए रोटेशन में कितने बताए थे, वो तीनों एक्सिस के सापेक्ष घूम सकता है 3, तो आपके पास वाइब्रेशन कितने आ जाएंगे 3। इस तरीके से आपको कुछ एग्जांपल और करने हैं। आपको करना है CO2, जिसकी मैं शेप बता रही हूँ आपको लीनियर है, ये लीनियर के अकॉर्डिंग करना है। एक एग्जांपल आपको करना है C2H2, ये भी आपका लीनियर होता है। एक आपको करना है अमोनिया, ये आपका नॉन लीनियर होता है, ठीक है। ये तीनों एग्जांपल आपको खुद से करने हैं। तो अब जो है आपका एक पार्ट नहीं 2 पार्ट जो है सिलेबस में आपको पार्ट्स बनाए गए हैं, 2 पार्ट्स दे रखे हैं, 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। एक तो बेसिक, ये बेसिक में ही था, और दूसरा आपका रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, किस तरीके से वहाँ ऊर्जा स्तर आते हैं, उनकी ऊर्जा कितनी होती है, चेन के नियम, बिल्कुल रोटेशन में जो पढ़ा था ना वो सब हम वाइब्रेशन के लिए पढ़ेंगे। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना।